इन तीनों पर एफआईआर दर्ज हो गया है। मगर इन तीनों से जुड़ी बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो होश उड़ाने वाली है। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस पत्रकार अर्नब गोस्वामी की पैरवी कर रहे थे हरीश साल्वे। ये शख्स हरीश साल्वे। और क्या जानते हैं कि इस शख्स ने अदालत में क्या कहा कि इस मामले को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया जाए। केंद्र सरकार, बीजेपी के सरकार के अंतर्गत आने वाली सीबीआई के सुपुर्द कर दिया जाए। क्या आप भूल गए हैं कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के बारे में आज से 6 साल पहले क्या कहा था? 7 साल पहले 2013 में कहा था कि यह पिंजरे में बंद तोता है। अब स्क्रीन पर देखिए, यही पत्रकार जो आज कह रहा है कि मामले को सीबीआई में शिफ्ट किया जाए, उसने इस मुद्दे पर बहस की थी। ये देखिए, जब ये टाइम्स नाउ में काम करता था तो उस वक्त सीबीआई तुम्हारे लिए तोता था और आज तुम उसी सीबीआई के शरण में जा रहे हो। वो सीबीआई जो बद से बदतर होती गई है। बांद्रा में यह भीड़ जुटी थी। क्या आप जानते हैं इस पत्रकार ने इसी बांद्रा में कोई मस्जिद है, इसमें इसने हिंदू मुस्लिम लिंक जोड़ दिया था। पहला आरोप यह है। दूसरा, आपकी स्क्रीन पर कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी। इसका यह आरोप था अपने कार्यक्रम में कि सोनिया गांधी ने ही पालघर में वो लिंचिंग्स करवाई और वो बहुत खुश होंगी इस बारे में। इतना बड़ा आरोप, और क्या कोई प्रमाण है? और इसके बाद बांद्रा में जो ये भीड़ इकट्ठा हुई थी, इसके बारे में इस शख्स ने कहा था ये सब भाड़े के टट्टू हैं। इन गरीब मजदूरों को इस आदमी ने भाड़े के टट्टू और अभिनेता बताया था। क्या आप जानते हैं कि ये आलसी पत्रकारिता की, नकलची पत्रकारिता की मिसाल है? क्योंकि बॉयकॉट हलाल नाम का एक ग्रुप है जो फेसबुक पर चलता है, इन्होंने ये स्क्रीनशॉट चलाया, देखिए आपकी स्क्रीन पर। इस पत्रकार ने उसे हूबहू उठाकर अपने कार्यक्रम में चला दिया। भड़काऊ पत्रकारिता तो चलो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, ये नकलची पत्रकारिता है, आलसी पत्रकारिता है। और मैं गिरिराज सिंह से बोल रहा हूं, जिस पत्रकार को तुम डिफेंड कर रहे हो, क्या आप जानते हो कि यह शख्स तिहाड़ जेल जा चुका है? आरोप था फिरौती वसूली का। नवीन जिंदल ने बाकायदा ये स्टिंग ऑपरेशन करवाया था जिसमें ये तमाम चीजें सामने उभर कर आई थी और जिसके चलते ये जेल गए थे। बात वहां नहीं रुकी। क्या आप जानते हैं कि जब ये शख्स संपादक था एक दूसरे चैनल का, तब इन्होंने एक महिला के चरित्र के बारे में इतना गलत प्रचार प्रसार किया कि एक भीड़ ने उस महिला को लगभग मार डाला था। बाद में पता चला वो खबर झूठी थी। नतीजा ये हुआ कि ये शख्स सुधीर चौधरी, जो कि संपादक था उस चैनल का, उस चैनल को 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया था। गिरिराज सिंह आखिर इस शख्स का समर्थन कर रहे हैं। बात यहां नहीं रुकती, मैं वापस आपको लेना चाहूंगा उस शख्स की ओर जिसकी कल पैरवी हरीश साल्वे ने की थी। क्या आप जानते हैं, यह पत्रकार जो खुद को निष्पक्ष कहता है, जब पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था तो ये तमाम चेहरे उसके पक्ष में आए थे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा, ये सब ने कहा था कि ये प्रेस की आजादी पर अंकुश है। और मैं आपको बता चुका हूं आरोप क्या गंभीर थे। तब भी जब यह शख्स कह रहा है कि मुद्दे को सीबीआई ट्रांसफर किया जाए, तब भी किसी को कोई हैरत नहीं है कि किस तरह से एक पार्टी के लिए मानो इन लोगों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है और उसी के चलते मामला चल रहा है। सबसे पहले राणा युग नाम की ये पत्रकार पूछती हैं कि गृह मंत्री अमित शाह कहां हैं। बहुत ही वाजिब सवाल है, क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली के दंगों में भी अमित शाह पूरी तरह से नदारद थे। आप खुद देखिए, लॉ एंड ऑर्डर इज फाइन इन कंट्री, अमित शाह हैज वर्कड साइलेंटली टू मेक ऑल लॉकडाउन सक्सेसफुल, यू आर हैबिचुअल ऑफेंडर। कभी आपने देखा है कि पत्रकार इस कदर मंत्रियों की, नेताओं की फील्डिंग कर रहा हो, इस कदर पिछलग्गू बना हुआ हो? और फिर आप समझ सकते हैं कि जैसे इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है समाज के अंदर विद्वेष फैलाने को लेकर, तो वही भारतीय जनता पार्टी के नेता इनके पक्ष में आते हैं, इनका समर्थन करने। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इस तरह से ये लोग पिछलग्गू बने हुए हैं तो इनके पक्ष में तो आएंगे ही ना। तब इसी पत्रकार ने अपने एक शो में चलाया था कि मुझे अपने सूत्रों के हवाले से पता चला है कि किस तरह से
तबलीगी जमात का पाकिस्तान के साथ लिंक है। उसके ऑडियो की आप एक छोटी सी झलक सुनिए। कोरोना पर आप लगातार पिछले कई दिनों से तरह तरह की खबरें देख रहे हैं, लेकिन आज आर पार में खबरों का नहीं बल्कि एक बहुत बड़े खुलासे का दिन है। और यकीन मानिए ये खुलासा इस वक्त देश की सबसे बड़ी खबर भी है, क्योंकि भारत में फैले कोरोना वायरस के कुछ तार सीधे तौर पर पाकिस्तान से जुड़ गए हैं। आज मैं दिल्ली पुलिस से पूछना चाहता हूं, इस शख्स ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है कि तबलीगी जमात के पाकिस्तान के साथ लिंक्स हैं। क्या दिल्ली पुलिस इस पर अपना रुख साफ करेगी? और दूसरी तरफ आपके स्क्रीन पर इंडियन एक्सप्रेस के महेंद्र मनराल एक खबर करते हैं कि मौलाना साद को लेकर जो ऑडियो चल रहा था वो डॉक्टर्ड है, उसमें कई ऑडियोज मिक्स किए गए हैं। बाद में महेंद्र मनराल को पुलिस बुलाती है और 3 घंटे तक पूछताछ करती है। महेंद्र मनराल की यह खबर जो है पूरी तरह से दिल्ली पुलिस के सोर्सेस पर बेस्ड है। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं, तुम 3 घंटे तक क्या पूछताछ कर रहे थे? क्या तुम यह पूछताछ कर रहे थे कि महेंद्र मनराल को यह खबर किसने लीक की दिल्ली पुलिस से? क्या तुम यह जानने की कोशिश कर रहे थे? और अगर महेंद्र मनराल को लेकर तुम इस खबर को लेकर 3 घंटे तक पूछताछ कर रहे हो, तो उस दूसरे वाले पत्रकार को जिसने यह दावा किया था कि पाकिस्तान के लिंक्स हैं तबलीगी जमात के साथ, क्या तुमने अब तक उससे बुलाया है, उससे पूछताछ की है? क्या यह सवाल वाजिब नहीं है? क्या यह मेरी कल्पना का ही एक परिणाम है जो मैं इस तरह से आपसे सवाल पूछ रहा हूं? बताइए दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोच जो है इस वक्त दिल्ली पुलिस की और इस सरकार की किस कदर है। आपके स्क्रीन पर यह है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यह क्या करती है मैं आपको बताता हूं कि आप इन वेबसाइट्स पर निगाह डालिए। अगर किसी तरह की कोई अफवाह चल रही है तो आप इन वेबसाइट्स को रेफर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं झूठ का पर्दाफाश करने के लिए। और उनमें से एक ऑल्ट न्यूज भी था, प्रतीक सिन्हा का ऑल्ट न्यूज। अगले ही दिन क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के जो ट्रोल्स हैं, 2-2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले ट्रोल्स, ये लोग बवाल कर देते हैं। तो बीजेपी आईटी सेल बवाल करती है। नतीजा क्या होता है, बीपीएनआरडी अपना वो प्रेस रिलीज जिसमें उन्होंने ऑल्ट न्यूज का जिक्र किया होता है उसे ही हटा देती है। और ऐसा नहीं है कि ऑल्ट न्यूज सिर्फ बीजेपी आईटी सेल का पर्दाफाश कर रही थी। ऑल्ट न्यूज ने हमेशा जो भी झूठी खबरें रही हों उसका पर्दाफाश किया है। यानी कि कांग्रेस की आईटी सेल भी अगर कोई झूठी खबर चला रही है तो उसका पर्दाफाश किया है। आम आदमी पार्टी का आईटी सेल या उससे जुड़े समर्थक जो हैं वो कोई झूठी खबर चला रहे हैं उसका पर्दाफाश किया है। मुस्लिम ग्रुप्स भी अगर कोई झूठी खबर चला रहे हैं तो उसका पर्दाफाश भी ऑल्ट न्यूज ने किया है। बीजेपी आईटी सेल के 2-2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले गुर्गों के दबाव के चलते ऑल्ट न्यूज को हटा दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं ऑल्ट न्यूज के जो संपादक हैं उन्होंने क्या कहा है, इस पर आप गौर कीजिए। Yesterday, BPRD India released a document which listed Alt News as a resource that could be consulted to debunk and investigate misinformation. What followed was a complete meltdown of the right wing and widespread outrage, which now led to the document being taken down. गौर कीजिएगा इस बात पे, what sort of message does this send to police establishment? That internet trolls matter more to this government than the honor of the police? That they would rather shame the police than offend the trolls? This is very sad. क्या बोल रहे हैं प्रतीक सिन्हा कि ये इंटरनेट ट्रोल्स ज्यादा अहम है सरकार के लिए बजाय कि दिल्ली पुलिस? क्योंकि ये फरमान किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस ने जारी किया था और बाद में दिल्ली पुलिस ने बीजेपी आईटी सेल के दबाव के चलते ऑल्ट न्यूज को हटा दिया। मैं जानता हूं दोस्तों, मैं फिर दोहरा दूं कि कमल कीचड़ में खिलता है, मगर यह सिर्फ कीचड़ नहीं है। इस कीचड़ के अंदर बिच्छू हैं, सांप हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं। कमल को इस बात को समझना होगा कि अगर आप यह सोच रहे हो ना कि कीचड़ में कमल खिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इस कीचड़ के अंदर जो कीड़े मकोड़े हैं वो कमल की जड़ों को धीरे 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 करके खा जाएंगे, तब कमल क्या करेगा। और अगर इस तरह से कैंसर से ग्रसित कमल पूरे देश में खिलेगा
तो देश को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, वो तो दिख ही रहा है ना कोरोना संकट में।